नमस्कार मित्रों। और जैसे कि पता है आपको कि हम लोग पॉलिटी की सीरीज़ कर रहे हैं, तो पॉलिटी में आज नागरिकता आता है। ठीक है, देखिए इसमें नोट्स पहले देख लेते हैं। देखिए जो भारतीय जो संविधान है, नागरिकता किस भाग में आता है? भाग 2 में आता है। ठीक है, और 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। भारत में जो ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का जो प्रावधान किया गया था, तो ये तो एकल नागरिकता का प्रावधान था। फिर अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने, विधि मतलब होता है कानून बनाने। ठीक है, कानून बनाने की शक्ति दी गई। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि जन्म से, वंश परंपरागत द्वारा, मान लीजिए पंजीकरण आपका हो, या देशीकरण से हो सकता है, या आपका कोई ऐसा भूभाग जो कि भारत में आके शामिल हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कल को नेपाल का कोई भाग है वो भारत में शामिल हो जाए, या आपका म्यांमार का कोई भाग भारत में शामिल हो जाए, या पाकिस्तान का कोई भाग भारत में शामिल हो जाए, तो उस टाइप से भी आपको मिल सकती थी। ये आपको बात ध्यान रखनी है कि जो नागरिकता है वो कितने प्रकार से मिल सकती है। तो नागरिकता को मिलने का जो टाइप है वो आपका है 5 प्रकार का। इस बात को ध्यान रखने वाली बात है, 5 प्रकार से मिल सकती है। जन्म से मिल जाएगी, वंश से मिल जाएगी, पंजीकरण से मिल जाएगी, देशीकरण से मिल जाएगी, अर्जित भूमि के सम्मेलन द्वारा मिल जाएगी। अब देखते हैं, देखिए भारतीय नागरिकता का जो अंत है वो कितने प्रकार से होता है। अगर मिलेगी 5 प्रकार से, तो जाएगी कितने प्रकार से? तो जाएगी वो 3 प्रकार से। ठीक है, 3 प्रकार से जा सकती है। सबसे पहले है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लीजिए आप, तो आपकी चली जाएगी नागरिकता। नागरिकता त्यागने पर, ठीक है, चली जाएगी। सरकार द्वारा वंचित कर देने पर। ठीक है, अनुच्छेद 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 7 क्या है? उसमें बोला गया है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में उपबंध है, मतलब जो पाकिस्तान से आएंगे, ठीक है, और फिर एक भारत से जाएंगे। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 ये कहता है कि भाई भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को, कुछ नागरिकों को की अधिकार के बारे में उपबंध करता है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? इसके अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी व्यक्ति का नागरिक हो जाता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाती है। नागरिकता एक तरीके से एक आइडेंटिटी है, किस देश में रहते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्तियों के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्ष तक निवास करना अनिवार्य है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए समक्ष वर्ष 2005 में नागरिकता संशोधन अधिनियम में अप्रवासी भारतीय नागरिकता की संकल्पना की गई थी, जिसके अनुसार पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा। अभी देखिए बिल्कुल लेटेस्ट का है कि 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ है। यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करते हैं। इस अधिनियम द्वारा उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी जो कि 31 अक्टूबर 2014 को या उसके पहले भारत में प्रवेश किए हैं। ठीक है, इस बात को आपको समझ लेना है। अब देखेंगे यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। कौन सा? जो कि अभी आया 31 दिसंबर 2014, जो अभी आया ना 2010 वाला, जनवरी 2010 वाला, इसकी बात हो रही है। यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिनियम इनर लाइन में आने वाले क्षेत्र पर भी लागू नहीं होगा। ठीक है ना, क्षेत्र पे भी लागू नहीं होगा। तो ये तो रहा हमारा एक छोटा सा ब्रीफ नॉलेज, ठीक है, इसका नागरिकता का। आइए इससे रिगार्डिंग जितने क्वेश्चंस हैं उनको कर लेते हैं, वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो अभी हम लोगों ने बात करी थी भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करते हैं, पता ही होगा। अब देखिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नागरिकता के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के उपबंध के बारे में।
नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? अभी वही रिपीट हो गया, देखिए यही रिपीटेड क्वेश्चन आया है, तो भाग 2 के अंतर्गत है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? अभी भाग पूछे तब आर्टिकल पूछने लगे, तो आर्टिकल 5 से 11 हो गए। ठीक है, हम लोगों ने अभी डिस्कस भी कर लिया है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? देखिए, एकल नागरिकता ही प्रदान करती है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान अभी भारत में ही जम्मू कश्मीर में था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद वहाँ ख़त्म हो गया। अगर किस देश में है तो अमेरिका में है। ठीक है, तो इसका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिकों की केवल एक नागरिकता होती है, अर्थात यह केवल भारत की नागरिकता है। अमेरिका की भांति संघ तथा राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। ठीक है ना। कहाँ पर है अमेरिका के, जैसा अभी मैंने आपको बताया था। देखिए, प्रश्न नंबर आपका 5वां कह रहा है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? आपको विशेषता बताना है। सबसे पहले संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, यहाँ पर इसके बारे में समझ लेना है आपको। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 7 ये कहता है, छठा ये कहता है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो अभी देखिए 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती थी। ठीक है, जन्म से करते थे, देशीकरण से करते थे, किसी भी भूभाग के सम्मिलित होने के द्वारा भी करते थे। ठीक है, वंश परंपरागत द्वारा भी करते थे। लेकिन बैंक में अगर पैसा जमा कर दिया तो आप नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते। अगर ऐसा ही होता तो देखिए, स्विट्ज़रलैंड में जो बैंक है हम लोगों का, स्विस बैंक है, मतलब एक स्विस बैंक है, वहाँ पर कितना लोगों का पैसा जमा है भारतीयों का, तो क्या वो वहाँ के नागरिक हो जाते? भारत में बहुत लोगों का पैसा जमा होगा तो क्या वो नागरिक होगा? नहीं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम है 1955। ठीक है, ये है 1955 ही, बस बाद में इसमें अपडेट हो रहा है। इसमें इसके द्वारा भारतीय नागरिकता निम्न के तरीके से प्राप्त की जा सकती है। सबसे पहले जन्म से, फिर रक्त संबंध द्वारा, फिर रजिस्ट्रेशन द्वारा, फिर देशीकरण द्वारा, फिर किसी भूभाग के भारत में शामिल होने के द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करना वाणिज्यिक व्यवहार है, यह नागरिक प्राप्त करने का सही तरीका नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। कैसे खो सकता है? जब वो भारतीय नागरिकता का परित्याग करते। बिल्कुल सही बात है, एक ये भी हो सकता है ऑप्शन। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले। देखिए, ये भी है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर ले। ठीक है, यह सरकार की आलोचना करता हो। ठीक है, तो ये सब तो रीज़न नहीं दिखेंगे कि सरकार की आलोचना करता है या सरकार किसी अन्य देश की नागरिक से विवाह कर ले, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे नागरिकता नहीं जाएगी। तो किन 2 कंडीशंस में नागरिकता जाएगी? त्याग कर दे और स्वेच्छा से छोड़ दे। तो इसका देखिए विकल्प देखते हैं। विकल्प है इसका 1 और 2, यानी कि सी विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, इसी का एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है देखना। देखिए, भारत के नागरिक की नागरिकता का जो लोप निम्न दशाओं में हो सकता है। सबसे पहले, भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की दशा में, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, जब सरकार की आलोचना करना तथा अन्य देश के नागरिक से विवाह करने के कारण किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का लोप नहीं होता है। ठीक है, पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। कह रहे हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो कि 1955 था, उसमें जो 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिकों के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्हता नहीं है? सबसे पहले पंजीकृत होने के लिए अर्हता नहीं, ये आपको देखना होगा। देखिए, एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं। देखिए, दूसरा विकल्प इसमें देखेंगे तो भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। ठीक है, और तीसरा है वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए हैं। या चौथा कि एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश के नागरिक हैं किंतु उनके पिता पितामह माता मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। तो देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि पंजीकृत के लिए अर्थ नहीं है, तो एक सी वाला ही अर्थ नहीं कि वे भारतीय बच्चे जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए हैं। तो सही विकल्प इसका देखिए सी हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि देखिए जो नागरिकता
संशोधन अधिनियम है 2015। इसके अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिकों के रूप में पंजीकरण होने के लिए माता पिता निम्नलिखित लोग हैं। सबसे पहले एक अवयस्क बच्चा हो जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक है। भारतीय नागरिकों के विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय डाकघर विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी है। एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु पिता पितामह माता मातामही संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी अन्य भारतीय नागरिक थे। चौथे में एक व्यक्ति एक अवयस्क बच्चा कुछ शर्त खंड का में उल्लिखित के साथ उसके अलावा पाकिस्तान बांग्लादेश तथा अन्य देश जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करती है के निर्धारण से इसे वंचित रखा गया है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 9 की तरफ। निम्नलिखित पे विचार करना है। पहला देखते हैं ऑप्शन में कहा गया कि नागालैंड, मणिपुर, असम, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा का प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारतीय संविधान के 371 में आई अंतर्विष्ट किया गया है। दूसरा, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 2 स्वतंत्र संघ और राज्य हैं किंतु नागरिकता इकहरी है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें विचार करना है आपको। तीसरे में है कि कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है संघ। और दूसरा वाला देखेंगे, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 2 राजतंत्र हैं किंतु नागरिकता इकहरी, ये भी गलत है। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला आपका सही है। तो विकल्प हो जाएगा आपका सही। देखिए डी हो गया। देखिए केवल एक सही है क्योंकि मैंने आपको बताया। तो क्योंकि इसमें ये प्रावधान ही नहीं है कि अगर आपकी देशीकरण या पंजीकरण है तो उसमें आपकी नागरिकता कभी छीनी नहीं जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सभी में छीनी जा सकती है। छीनने के 3 टाइप है, देने के 5 टाइप है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 से लेकर 371 में आई में नागालैंड, 371 आई में नागालैंड, 371 बी में देखेंगे असम, 371 सी में मणिपुर, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, 371 डी में देखेंगे आंध्र प्रदेश तेलंगाना, 371 एफ में सिक्किम, 371 जी में देखें मिजोरम और 371 एच में देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, 371 आई में देखेंगे गोवा। राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अंतर्विष्ट हैं तथा कथन एक सही हो गया। भारत में देखेंगे तथा अमेरिका में देखें तो संविधान में यद्यपि 2 तंत्र संघ और राज्य है लेकिन भारत में नागरिक जो है वो इकहरी है जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, तो इस बात को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक पॉइंट और भी है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, अतः कथन 3 भी गलत है जो कि अभी हम लोग पढ़ा रहते हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। देखिए किस देश में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, तो वो है आपका अमेरिका। डी ऑप्शन हो गया। किस राज्य में पूछा जाता तो 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत में भी एक राज्य था जम्मू कश्मीर जिसमें दोहरी नागरिकता को स्वीकार की जाती थी। एक थी जम्मू कश्मीर की नागरिकता और दूसरी थी भारत की नागरिकता। ठीक है, देखिए दोहरी नागरिकता का जो सिद्धांत है वो अमेरिका में स्वीकार किया गया है। वहाँ प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी उस राज्य की जहाँ का वह निवासी है, जैसा कि अभी तक जम्मू कश्मीर में हो रहा था। ठीक है, उसके विपरीत भारत में एक नागरिकता का ही प्रावधान स्थापित किया गया है। आते 11 नंबर के प्रश्न में कहा गया निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, तो वो है आपका संसद। देख लीजिए और कोई नहीं है, संसद ही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि जो संसद है को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति लागू होगी। इस शक्ति के प्रयोग से संसद में नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियम किया गया जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार के उपबंध से किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के 1 के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना कि अगर कोई चाहता है नागरिकता तो पंजीकरण के द्वारा, ये बात ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन के द्वारा अगर चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 7 साल यहाँ पर रहना होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम मूल व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? 7 वर्ष। सी ऑप्शन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की तरफ। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 11 है उसमें भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार तो संसद को दिया गया है। प्रश्न का विकल्प में संसद का नाम ही नहीं आता, ये उत्तर सही नहीं है। बिल्कुल बात सही है, देख लीजिए। संसद को बोला गया है कि संसद ही करेगी नागरिकता के ऊपर सारे बिल बनाएगी, ठीक है। जैसे कल हम लोग पढ़ रहे थे नई पिछली वाली वीडियो में कि जो राज्य है उसका गठन करना भी संसद का ही काम है, ठीक है, साधारण बहुमत से। ठीक वैसे प्रकार नागरिकता के ऊपर भी जो कोई भी रूल्स रेगुलेशंस बनाना वो भी संसद का ही काम है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसीलिए इसका जो उत्तर है वो है ही नहीं यहाँ पर कोई, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। देखिए कहा गया है कि भाई नागरिकता संशोधन जो विधेयक है 2019 संसद से कब पारित हुआ? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। देखिए नागरिकता संशोधन जो विधेयक है वो 2019 है, लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया और उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की। यह विधेयक अधिनियम बन गया 10 दिसंबर 2020 से, ठीक है, और संशोधित हुआ 2019 को, ठीक है। देखिए नागरिकता संशोधन जो कानून कब पारित हुआ? वो बना आपका 11 दिसंबर 2019 को बना ये कानून, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना मूल अधिकार के ऊपर। देखिए जो मूल अधिकार है ना, इसमें देखेंगे तो नेहरू रिपोर्ट से स्टार्ट होती है बात की जो 1928 में क्या हुआ था। नेहरू रिपोर्ट द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। फिर हुआ कि भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया जो निम्नलिखित था, जैसे कि 12 से 35 में भाग 3 में। अब मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए? अमेरिका से लिए गए हैं। पहला था समता और समानता का अधिकार जो कि 14 से लेकर 18 तक था। फिर स्वतंत्रता का अधिकार था जो कि 19 से था। शोषण के विरुद्ध अधिकार था 23-24 था। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से आपका 28 तक था। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार था 29 और 30 था। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार था ये 32 था आर्टिकल, ठीक है। तो मैंने सारे आर्टिकल्स भी आपको बता दिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। मौलिक अधिकार पूर्णतः नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल की घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में भी आर्टिकल 358, 359 में प्रावधानों के अंतर्गत मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य मतलब वाद योग्य रूप में संविधान में रखा गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि मूल अधिकार में सिर्फ 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। लेकिन भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। भारतीय संविधान में अगर मौलिक अधिकारों के बारे में बात करी जाए तो अधिकारों के संरक्षण का जो दायित्व है वो न्यायपालिका के पास में है, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद जो 14 ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या का अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। इस रूप में जो 14 है जो विधान सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार को आर्टिकल 14 से 18 तक का कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। जो अग्रलिखित है सबसे पहले विधि के समक्ष समता है जो कि आर्टिकल नंबर 14 है, अभी डिस्कस किया मैंने। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर स्थानों के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है आर्टिकल नंबर 15 में है। लोक नियोजन के अवसर की समानता आर्टिकल नंबर 16 में। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत आर्टिकल नंबर 17 में। उपाधियों का अंत आर्टिकल नंबर 18 में। स्वतंत्रता है जो कि 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक वर्णित है। 19 के अंतर्गत क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 19(1) के ए में कहा गया है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। देखिए 19 में ही बहुत सारी स्वतंत्रता आती है। जो इंटरनेट की पहुंच तक जो स्वतंत्रता के बारे में है वो भी 19 में ही आती है, ठीक है। इस बात को समझिएगा। है तो मूल अधिकारी है लेकिन ये 19 में ही आती है। स्वतंत्रता के अंतर्गत ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है।
उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) के प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों में निहित माना है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) के ख में शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, 19(1) के ग में संगम या संघ या सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता, 19(1) के घ में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 1 के अंगा में के तहत भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, 19(1) के छ में देखेंगे कोई व्यक्ति या कारोबार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अगर देखा जाए तो 19(1) के च का लोप कर दिया गया है और 19(1) के क से लेकर 19(1) के छ तक दी गई विभिन्न स्वतंत्रताओं पर 19(1) के 2 से लेकर 19 के भाग 6 में दिए गए विभिन्न आधारों पर निर्बंध आरोपित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 का जो संबंध है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में है। अनुच्छेद 21 जो है उसका जो संबंध है वो संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में है। ये मतलब जीवन का अधिकार है, आर्टिकल नंबर 21 से। एक अनुच्छेद 21 का जो है वो शिक्षा के अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 24 है वो क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के कारखाने, खनन इत्यादि परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन को निषिद्ध करता है। जबकि अनुच्छेद 23 जो है वो मानव के दुर्व्यापार, बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संरक्षण अर्थात कहीं भी जाने, ठीक है, अर्थात कहीं भी जाने की का अधिकार यानी कि विदेश भ्रमण भी निहित है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने एक केस था जिसका नाम तो उन्नति कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामला 1993 में संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो है वो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का प्रखर करने का अधिकार है, जिसमें सिखों का कृपाण और धारण करने का अधिकार है। भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है, जबकि जो आर्टिकल नंबर 29 का संबंध है वो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण व आर्टिकल नंबर 30 जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने के अधिकारों से संबंधित है। अगर बात करें हम लोग भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 44 के अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के काम में विधिक रूप से श्रेणी में डाल दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लिखित है। मूल संविधानों के न्यायिक संरक्षण हेतु आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा शक्ति प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु क्रमशः अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 में कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं, जिसे प्रादेश या रिट कहा जाता है। अब आते हैं कुछ रिट हैं हमारे पास, जिन रिटों को देख लेते हैं, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, इसके द्वारा न्यायालय किसी जो गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश दे सकती है। यदि गिरफ्तारी का जो तरीका है या कारण है गैर कानूनी या असंतोषजनक है तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश भी दे सकती है। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग परमादेश के ऊपर देखते हैं। देखिए, यह आदेश तब को जारी किया जाता है जब न्यायालय को ये लगता है कि सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानून और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है। और इसी कारण इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। अब बात करते हैं हम लोग प्रतिषेध के ऊपर। प्रतिषेध क्या कहता है? प्रतिषेध ये कहता है कि जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालत उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसे करने से रोकने के लिए प्रतिषेध आदेश जारी करती है।
अब बात करते हैं हम लोग अधिकार परीक्षा के ऊपर। अधिकार परीक्षा में क्या आता है कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया हो जिस पर उसका कोई भी कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने पर रोक देता है। अब बात करते हैं हम लोग उत्प्रेरण के द्वारा। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार का कोई कार्य करता है तो न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेक्षण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। संविधान के आर्टिकल नंबर 352 के तहत युद्ध का तथा बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने में आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को 359 के तहत प्राप्त है। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से निर्णय से अभी निर्धारित किया कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्यु दंड का वैकल्पिक दंड है। 14 आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 का अतिक्रमण नहीं हो सकता और ये संवैधानिक है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग आते हैं अपने प्रश्न उत्तर की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने सिर्फ घटना चक्र ही पूरी कर ली 5 बार एक किताब को और इसके जितने भी संस्करण है इसको पूरा कंप्लीट कर लिया तो पेपर आपका आराम से निकल जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, जो पहला प्रश्न यहाँ पे था, इसमें भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थित किया गया था। देखिए, बिल्कुल सच बात है, नेहरू रिपोर्ट ही तो आई थी जिसकी वजह से मूल अधिकारों को शामिल करा गया था संविधान में। दूसरा है कि भारतीय संविधान अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्रस्तुत किया गया है, बिल्कुल गलत है भाई। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकारों को शामिल किया गया, नहीं भैया, यहाँ पे तो मूल अधिकार की बात ही नहीं हो रही थी, यहाँ पे तो संविधान की बात हो रही थी। क्रिप्स मिशन 1942, ये भी गलत है, तो सही उत्तर आपका ए हो गया। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का जो समर्थन था वो नेहरू रिपोर्ट 1928 में किया गया था, तो विकल्प इसका ये सही है। मौलिक अधिकार क्या हैं? देखिए, वाद योग है, अवाद योग है, लचीले, कठोर है, तो वाद योग है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए, वाद योग का मतलब क्या होता है? वाद योग का मतलब है कि जिसमें हम लोग डिस्कशन कर सके, कोर्ट में जा सके, अपने अधिकारों की बात कर सके। अवाद योग का मतलब है आ मतलब नहीं, उपसर्ग लगा हुआ है ना, तो देखिए जो अवाद योग है इसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, हम इस बात पर डिस्कस नहीं कर सकते। ऐसे कौन से टॉपिक जैसे नीति निर्देशक तत्व है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, इस पर हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, तो ये अवाद योग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग तथा अवाद योग दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग है और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। कहा गया कि अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि नंबर 1 ये संविधान में उल्लिखित होता है, नंबर 2 यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। तो भैया बिल्कुल गलत बात है, यहाँ पर आपका जो सही विकल्प हो जाएगा 1, 4 और 5 हो जाएगा। तो देखिए, आपको एक वाला विकल्प देखना है, ये आपका 1 विकल्प सही है, ये जो 4 विकल्प सही है, ये 5 विकल्प आपका सही है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था तो इस संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को समझा था। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने के उद्देश्य से संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया था जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा भी दी जाती थी। इस अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिएगा कि इसीलिए इसको सूचीबद्ध किया गया।
व्यक्तित्व विकास के लिए इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख अधिकारों के महत्व को दर्शाता है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास संभव नहीं हो पाता है। संविधान में अगर आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी देश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों को छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी जो अवधारणा है वो शासन प्रक्रिया से संबद्ध है, ना कि अधिकारों से, अतः विकल्प इसका सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 में। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकते हैं। बिल्कुल सच बात है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, ये बात तो बिल्कुल गलत है। ऐसा हो जाएगा ना तो मौलिक अधिकार जो आपातकाल की स्थिति में भी लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। मौलिक अधिकार नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार है जो राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 और 359 में आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकार के निलंबन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। आते हैं जो 5वें नंबर का प्रश्न है। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्य पर विचार करना है। पहला है, देखिए, ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। बिल्कुल सच बात है। ये संविधान में भाग 3 में बिल्कुल सच बात है। सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक राजनीति सुनिश्चित करते हैं, ये बिल्कुल सच बात है। तो तीनों सही है, ठीक है। तो इसका विकल्प यहाँ पर देखेंगे आप, तो विकल्प यदि आप देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे सी। देखिए, आज के लिए इतना ही वीडियो करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि आपको वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।